हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स क्या होता है और रेजिडेंस स्टेटस के अंदर हम इनकम टैक्स के अंदर मतलब रेजिडेंस स्टेटस कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। टैक्स इज द मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज डिमांड बाय द गवर्नमेंट ऑन पे प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सरसाइजेज और एक्सचेंज। मतलब टैक्स का एक तरह जरूरी वित्तीय खर्चे के रूप में तो जो कि गवर्नमेंट द्वारा मांग की जाती है, जो कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के ऊपर या फिर कोई भी सेवा है उसके ऊपर लगता है। फिर हम प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सचेंज करते हैं तो उसके ऊपर पर्सन को पे करना पड़ता है। टैक्सेस आर द फंडामेंटल मोड्स ऑफ द इनकम फॉर द गवर्नमेंट। ये टैक्स क्या होता है? एक तरह का तरीका होता है गवर्नमेंट की इनकम का, विच आर यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, जो कि राष्ट्र के हित के लिए या फिर उसके जो जनसंख्या है उसके फ़ायदे के लिए यूज़ करती है गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज अरेंजमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस। जो कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है इसके लिए स्ट्रेटजीज नीतियाँ बनाती है, कुछ भी तरह का प्रबंध करती है या फिर तरह के कार्य करती है जिसके द्वारा उसको पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। देयर आर रेफरेंसेस फॉर टैक्सेस इन एंसाइंट राइटिंग्स लाइक मनुस्मृति एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र। मतलब कि ये पहले के ज़माने से ही मतलब टैक्सेस का यूज़ किया जा रहा है एंसाइंट टाइम से ही। जैसे कि मनुस्मृति हो गया, कौटिल्य अर्थशास्त्र के टाइम पे भी इसका यूज़ किया जाता था। इट वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1860 के अंदर पहले टाइम में तो पहली बार इसका यूज़ किया गया था, जबकि फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 1857 में, उसको ख़त्म करने के लिए एक तरह से उसको मार देने के लिए इसका यूज़ किया गया था। अकॉर्डिंग इट इज़ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच इज़ एट प्रेजेंट ऑपरेटिव इन इंडिया। और आज कल क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर। उसके बाद है टैक्सेस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। टैक्स क्या होता है? दो तरह कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन इंडिविजुअल। इनकम टैक्स क्या होता है? एक तरह का डायरेक्ट टैक्स जो कि सीधा किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। स्टेट एंड वेल्थ टैक्स वेयर नोट आल्सो डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है या फिर किसी की भी धन संपदा, इनके ऊपर जो भी टैक्स लगते हैं वो सारे डायरेक्ट टैक्सेस है। हाउएवर देयर आर अबोलिश्ड नाउ, जो कि आजकल क्या है, समाप्त कर दिए गए हैं, मतलब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट वेर इम्पोज्ड इन इंडिया आर कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कौन कौन सा आता है? कस्टम ड्यूटी होगी, जैसे हमारी जो एक देश से मतलब जहाँ पे भी हम व्यापार कर रहे हैं एक राष्ट्र के से दूसरे राष्ट्र के अंदर, तो हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी इस टाइप की होती है। और सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को वैट के नाम से जानते हैं। ये सारे टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो आते हैं। एज ऑफ नाउ जीएसटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एंड हैज़ मेड ऑल द अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑब्सोलेट। और आजकल क्या है कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट मतलब लागू किया गया है और जो पहले वाले जो अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो अब प्रचलित हो गए हैं, उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कुछ डेफिनेशन टर्म दे रखी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। असेसमेंट ईयर ऑन प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 29 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टेट्स दैट असेसमेंट ईयर मीन्स द 12-month पीरियड बिगिनिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसके अंदर बता रखा है कि जो असेसमेंट ईयर होता है हमारा वो क्या होता है? 12 मंथ का एक तरह का पीरियड होता है, मतलब जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है हर साल। द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द असेसमेंट ईयर। और जो एसएससी होता है जो हमारा एक तरह से करता होता है, मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करता है उसको अपनी मतलब जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो असेसमेंट ईयर के अंदर फाइल करता है अपनी पिछले साल के इनकम पर। एज पर Section 234 of the Income Tax Act 1967, unless the context otherwise requires the term previous year means the previous year as defined in Section 3। मतलब प्रीवियस ईयर क्या होता है हमारा? मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब कि जो असेसमेंट ईयर से पहले वाला जो ईयर होता है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। इस पर एग्जाम्पल से समझा रखा है कि द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल
The year starting from 1st April 2080 and ending on 31st March 2019 is the assessment year 1819। मतलब इसमें असेसमेंट ईयर क्या हुआ 1890, मतलब जिसमें काम चल रहा है। और उसके बाद दे रखा है कि द प्रीवियस ईयर वुड बी 1780, मतलब उससे पिछले का साल जो असेसमेंट ईयर है उससे बैक का जो ईयर होगा ना पूरा एक साल का, वो हमारा जिसमें 1718 क्या हमारा प्रीवियस ईयर है। द रेट्स ऑफ द असेसमेंट ईयर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। वो इज ए पर्सन अंडर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर पर्सन क्या होता है, कोई भी चीज जो टैक्स पे करता है। इसके अंदर बता रखा है कि पर्सन के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है। पर्सन के अंदर इंक्लूड होते हैं इंडिविजुअल हो गया, मतलब एक व्यक्ति हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको हम HUF के नाम से जानते हैं। उसके बाद है कंपनी, फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब कि जो पर्सन मिलकर कुछ भी व्यापार करते हैं मिलकर, उनकी मतलब एक तरह संगठन, चाहे वो हमारा सम्मिलित हो और नहीं हो। एक लोकल अथॉरिटी हो सकती है। एवरी आर्टिफिशियल जडिशियल पर्सन नॉट फेरिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग, मतलब जो इन सब में शामिल होते, जो पहले के जो ये इंडिविजुअल या HUF में शामिल होते, अदर पर्सन जो हो गए हमारे आर्टिफिशियल जडिशियल भी इसके अंदर शामिल होते हैं पर्सन के अंदर। उसके बाद है वो इज एन SSC, कि SSC हमारा कौन होता है जो कर देता है। एनी इंडिविजुअल हु हैज़ इनकम अर्नड और लॉसेज इनकर्ड and is liable to pay taxes on these to the government in the a particular assessment year is an SSC। मतलब कोई भी एक व्यक्ति जो भी उसने इनकम अर्न की है या फिर उसके ऊपर कोई भी मतलब लॉस हुआ बिजनेस के अंदर, या फिर जो भी अपनी इनकम पर क्या होता है कि टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट को बाधित होता है, एक तरह से उसका उत्तरदायित्व होता है असेसमेंट ईयर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं SSC। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब हम इनकम टैक्स के अंदर कैसे देखते हैं, द टैक्सेशन लॉ, या फिर टैक्सेशन के अंदर हम जो टैक्सेबल पर्सन होते हैं वो 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं जो टैक्स देते हैं। एक तो रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंट पर्सन के बारे में। देयर आर वेरियस कंडीशन टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। सबसे फर्स्ट इस पर कंडीशन बता रखे कुछ, अगर ये पूरी होती है तो वो रेजिडेंट मान जाता है पर्सन, जैसे इंडिया के अंदर। उसके बाद सबसे फर्स्ट है कि इफ़ द पर्सन इज रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 182 days नॉट नेसेसरी एट ए स्ट्रेच इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ही इज सेड टू बी ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई भी पर्सन है वो 182 दिन के अंदर इंडिया के अंदर रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर, मतलब पहले के वर्षों को मिला अगर वो 182 डेज इंडिया में रहता है तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है सेकंड कंडीशन देखिए, इफ द पर्सन इज रेसिडिंग इन इंडिया फॉर 365 days और मोर इन द प्रीवियस 4 year एंड 60 days इन द इमीडिएटली प्रीवियस ईयर ही इज सेड टू बी ए रेजिडेंट। अगर कोई भी पर्सन है वो 365 दिन या उससे ज़्यादा, मतलब पिछले 4 साल जो है असेसमेंट ईयर से उनमें उनके अंदर, मतलब 365 दिन या उससे ज़्यादा अगर वो रहता है इंडिया के अंदर, एंड 60 days इन द इमीडिएटली प्रीवियस ईयर, मतलब जो बिल्कुल मतलब तुरंत ही पहले का अगर प्रीवियस ईयर है उसमें अगर वो 60 days रहता है तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। उसके बाद दे रखा है रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एन इंडिविजुअल इफ इज नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है, ही हैज़ नॉट रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 9 out of the 10 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग दैट ईयर। मतलब कि उससे पहले का जो साल है मतलब असेसमेंट ईयर से, तो उसके अंदर वो क्या है मतलब 10 साल में से जो पहले के प्रीवियस 10 ईयर्स है उसमें से 9 साल के अंदर अगर वो इंडिया के अंदर नहीं रहता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। उसका दूसरी कंडीशन, इफ द इंडिविजुअल हैज़ नॉट रिसाइडेड फॉर 729 days और मोर इन इंडिया इन द 7 प्रीवियस ईयर, अगर पीछे के 7 साल लगा के असेसमेंट ईयर से पहले के पूर्व के जो 7 साल है उसके अंदर अगर वो 729 days और मोर इन इंडिया,
अगर वो 729 दिन और उससे ज़्यादा के लिए इंडिया में नहीं रहता है कोई भी व्यक्ति पिछले 7 ईयर का मिला के, तो फिर वो क्या मान जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद है कंडीशन 3, हे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हुज मैनेजर हैज़ फुलफिल्ड अबव कंडीशंस। और इसके अंदर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी शामिल करेंगे, जिसने जो उसका मेन जो चलाने वाला है बिजनेस, उसने भी अगर जो ऊपर की जो कंडीशंस है, ये दोनों कंडीशन अगर वो भी फुलफिल करता है तो वो भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। लेट तो उसको मैं एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट है कि मिस्टर जॉन ए फॉरनर केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014 एंड सेटल्ड हियर। मतलब वो 2014 में इंडिया के अंदर आया और यहीं पर रहा। ही वांट्स टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16 एंड 16-17। 2 ईयर के लिए उसको असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल करनी। डिटरमाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द सेट 2 ईयर्स। सबसे इसका मतलब क्या देखेंगे, इसके अंदर हमें बताना है कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर इसको मतलब टैक्स पे करना है या फिर ये कौन सा रेजिडेंट है या नहीं है। फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16 का प्रीवियस ईयर था 14-15, और 14-15 के अंदर बताया कि रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि ये कब से कब तक 14 में आया था, तो 14 से 15 तक मतलब 14 के मतलब 31 मार्च तक 14 के ये 182 दिन या उससे ज़्यादा ये रह जाते, क्योंकि एक साल के अंदर 365 डेज माने जाते हैं, तो ये मतलब रह जाते, तो इसलिए क्या मान जाएगा, रेजिडेंट मान जाएगा। फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए 14 से ये रह रहा था। He is a resident for he is staying in India for more than 180 days in the year ending 31 मार्च 2016। अगर 16 से पहले का देखेंगे तो ये क्या है कि 182 दिन से ज़्यादा रह रहा था, तो ये भी रेजिडेंट माना जाएगा। मतलब दूसरे 15-16 के ईयर का में भी। फॉर द प्रीवियस ईयर 14-15 एंड 15-16 ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। He is non-resident India for 9 out of the 10 previous year preceding previous year, and he has not resided in India for 30 days or more days during 7 preceding previous year. इसके अंदर क्या है कि वो रेजिडेंट तो माना जाए, मतलब 14-15 के ईयर में और 15-16 के ईयर में, लेकिन इन दोनों प्रीवियस ईयर के लिए वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट था इंडिया का, जो पिछले के 10 साल तक मतलब वो इंडिया के अंदर नहीं रहा। मतलब 10 साल में से 9 साल वो इंडिया के अंदर नहीं रहा, और उसके अलावा वो क्या है कि इंडिया के अंदर 730 दिन या उससे ज़्यादा के लिए भी जो प्रीवियस 10 साल है 7 साल है, उसके अंदर भी वो इंडिया के अंदर नहीं रहा। मतलब पहले 7 साल के अंदर वो 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर नहीं रहा, तो इसलिए वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी। एज पर सेक्शन 6(3) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ए कंपनी इज सेड टू बी ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ईदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड। रेजिडेंशियल स्टेटस हम कंपनी का कैसे देखेंगे, जब ये सारी कंडीशंस क्या है फुलफिल होगी, क्योंकि जो कंपनी है वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, मतलब कि भारतीय कंपनी होनी चाहिए। इफ़ द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर दैट ईयर इज़ इन इंडिया, और उसका जो कुशल प्रबंध है वो भी कहाँ पे होना चाहिए, कुशल प्रबंध का स्थान है वो भी भारत के अंदर होना चाहिए, उस ईयर के अंदर जिस ईयर का हम देख रहे हैं। उसका द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मीनिंग इज द प्लेस वेयर ऑल द इम्पोर्टेंट की मैनेजरियल एंड कॉमर्शियल डिसीजंस फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस आर मेड। मतलब कि उस स्थान से हम मानते हैं कुशल प्रबंध जहाँ पर उस जो बिजनेस है कोई भी, उसका जो मतलब प्रबंध और उसकी जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, व्यावसायिक से संबंधित कोई भी डिसीजन है जहाँ पर लिए जाते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम एक कंपनी है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं कि वो इंडिया की रेजिडेंट है या नहीं है। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है, अगर उसका मतलब कंपनी भी इंडियन कंपनी है और उसका प्रबंध भी इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है उसका उसकी जगह भी इंडिया के अंदर है, तो वो इंडियन कंपनी मानी जाएगी।
आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नोट रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर, नोट रेजिडेंट के अंदर मतलब कि जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, मतलब अनिवासी जो होते हैं उसके बारे में, और जो हमारे इनकम टैक्स के जो अदर टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।